उर्दू अफ़साना अहद हाज़िर में जिल्द अव्वल मुरत्तब राबिया उल रबा। अफ़साने की लिखारी हैं आमना बेगम। क़लमी नाम आमना मुफ्ती। पैदाइश 10 जुलाई पाकपतन। MS सहाफ़त पंजाबी यूनिवर्सिटी से तालीम है। एज़ाज़ात पेन अवार्ड पेन पाकिस्तान सेंटर 2007। साहिर अवार्ड इंडिया 2015 लक्स। स्क्रीन राइटिंग अवार्ड 2014 तसनीफ़ जुर्रत रंदाना अवार्ड याफ्ता नावल 2007 आखिरी ज़माना नावल। अफ़साने का नाम खूबसूरत मोड़। कल वाला गोरा आज फिर वहीं खड़ा था। सूरज निकलने में देर थी अभी और रात भर होने वाली बारिश के 22 नारियल के दरख्तों से अब भी पानी के ख़तरे टपक रहे थे जो कभी कभार स्विमिंग पूल की सतह पर गिरते थे तो ये साकिन आईने हम मरकज़ छोटे बड़े दायरों से भर जाता था। कमरों के दरवाजे बंद थे। होटल का स्टाफ दबे पाँव अपने काम में मसरूफ़ था। खाने के कमरे में चखें उठा दी गई थी। गुलदानों में ताज़ा फूल लगा दिए गए थे और एक मैना बड़ी बेफिक्री से मेज़ पर फुदकती फिर रही थी। मुझे फ़ीफ़ी आइलैंड जाना था। कश्ती 9 बजे छूट जानी थी। घड़ी में 7 बज रहे थे। मेरे सामने एक गोरा अब भी वहीं खड़ा था। मुझे लगा कि शायद वो मुस्कुराया है और इसकी मुस्कुराहट में गाल पड़ा है। लाहौल वाला क़ुव्वत हद बादल झुके आ रहे हैं। सब उमड़ पड़ा है। कश्ती के छूटने को है। नाश्ते के कमरे से आमलेट और मछली के तले हुए क़त्लों की खुशबू आ रही है। इस वक्त किसी भी अजनबी शख्स के गैर मानूस चेहरे पर सुगंधा तलाश करने के बजाय नाश्ता करके कश्ती पकड़ने की करनी चाहिए। एहतियातन बड़े छज्जे वाला हैट और छतरी साथ रख ली। मौसम का क्या भरोसा, कब बरस जाए और कब सूरज निकल आए। जेटी पे ले जाने को 2 बसें तैयार खड़ी थीं। सयाहों में से ज़्यादातर मुख्तलिफ़ मुल्कों के अरब और गोरे थे। एक सयाह फ़ाम हसीना अपने दोस्त के साथ लिए मुसलसल ऊंची आवाज़ में किसी बात पर बहस किए जा रही थी। अभी कुछ लोगों का इंतज़ार था। बारिश एक बार फिर शुरू हो गई। कोई मेरे साथ वाली नशस्त पर बैठ चुका था। कनखियों से देखा वही गोरा था। खिड़की से बाहर देखना शुरू किया। पहाड़, जंगलों पर बादलों का कहर फैलता जा रहा था। क्यारियों में बर्ड ऑफ पैराडाइज के अनगिनत झाड़ थे। इन झाड़ों में से रंगीन मुर्ख नुमा से झाग रहे थे। छोटे से तालाब की सतह पर कवल के पत्ते और फूल फैले हुए थे। एक उंगली बराबर मेंढक एक पत्ते पर बैठा गले फुला फुला कर चिल्ला रहा था। अचानक कैकों और मानूस लहजों का तूफान सा उठा। बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, रंगीन पगड़ियाँ और ओढ़नियाँ, ओढ़े सोने की झुमकियाँ और नाकों में हीरे के लौंग। ये सिखों का एक लंबा चौड़ा पूरा ख़ानदान था। 7-8 मर्द, इतनी ही कोई ख़वातीन और 10-12 बच्चे। इन लोगों के बस में दाखिल होते ही चल मच गई। लतीफ़े, मजाक, इधर बैठ जाओ जी, उधर बैठ जाओ जी। गोरा बेचारा कसमसाया, फिर कानों में हेडफोन लगा के बैठ गया। अभी 3 नशिस्तें खाली थीं। इन पे चड्ढा साहब, इनकी बेगम और दोस्त आगे बैठ गए। अब ये बिल्कुल देसी बस थी। खिड़की के बाहर हरियाली थी। इतनी ही हरियाली के आग की पुतली हरी हो जाए। अनानास के खेत, नारियल के झुंड, इन झंडों में से झांकता हर नीला समंदर। इतना हुस्न सामने हो तो दिल यूं ही बेमान हो जाता है। और ये मुल्क तो था ही बाज़ार मिस्र। अरबों की बस पास से गुजरी। सिखों ने शोर मचाया, हाथ हिलाए, सीटियाँ बजाईं और अरब हमें ओवरटेक करके आगे निकल गए। ज़रा गर्दन घुमा के देखा तो दूसरी नशिस्त पर एक शलवार कमीज़ और सीधी चुटिया वाली खातून, इनके शौहर बैठे थे। मैं मुस्कुराई, वो भी मुस्कुराए। लेकिन जब मैंने इनसे उर्दू में वक्त पूछा तो भी मुस्कुराते रहे। दोबारा पूछा तब भी मुस्कुराते रहे। अंग्रेज़ी में पूछा तो जवाब मिला कि 9 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। जी। मैं गुस्सा आया कि कैसे ज़हनी ग़ुलाम है। हुलिया देख सफाई वालाई जैसा और शौहर ग्रोकट लगता है, मगर इतराहट तो बाय भाई। बारिश बरसनी शुरू हो गई थी। गोरा सो चुका था और इस ऊँग में इसका सर मेरे कंधे पर आ लगा था। बस एक और ने एक मोड़ लिया और गोरा घबरा के जाग गया। माफ़ कीजिएगा, मैं सो गया था। जी कोई बात नहीं। सामने से 2
हाथी चले आ रहे थे। महावत बरसाती ओढ़े बैठे थे। हाथी के कान हिलाते मटकते झटकते नारियल के झुंड में गायब हो गए। आप हाथी पे बैठी हैं? गोरा शायद झेप मंत्राने को बोला। नहीं, मैं हाथी पे कभी नहीं बैठी। अच्छा, लेकिन ये दुनिया की सबसे दिलचस्प राइड है। आप अयोध्या गई हैं? अयोध्या? वो तो कहीं इंडिया में है। नहीं, मैं नहीं गई। अयोध्या नहीं, अयोध्या। ये बैंकॉक के पास है। आप बैंकॉक जाएंगी? बस एक झटके से रुकी। अगले सीट पे ऊँघने बापूजी का सर खिड़की से टकरा गया। अब सारा ख़ानदान शोर मचा रहा था। चड्ढा अंकल भीड़ को चीर के पहुँचे तो पता चला कि बापू को कुछ नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से सबको यकीन दिलाया गया, बापूजी ठीक ठाक हैं। बस एक झटके से रुकी। अगली सीट पे ऊँघते बापूजी का खिड़की से सर टकराया। अब सारा ख़ानदान शोर मचा रहा था। चड्ढा अंकल भीड़ को चीर कर पहुँचे तो पता चला बापू को कुछ नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से सबको यकीन दिलाया गया, बापूजी ठीक ठाक हैं। बाहर बारिश बरस रही थी। छतरी खोली, लेकिन बारिश की बौछार से बचाव नामुमकिन था। वही स्टॉल पे बरसातियाँ बिक रही थीं। मैंने काशी बरसाती उठाई, 100 का नोट पकड़ाया। दुकानदार ने नफ़ी में सर हिलाया। टूटे पैसे नहीं थे। कश्ती रवानगी की सीटी बजा रही थी। मैं बरसाती रख के मुड़ने वाली थी कि किसी ने पुकारा, मिस, ये बरसाती ले लें, मैं पैसे दे रहा हूँ। ये एक लंबा तिरंगा अरब था, शायद उर्दन का बासी होगा। इस वक्त तो फरिश्ता ही लगा। बरसाती उठाई, शुक्रिया अदा किया और कश्ती की तरफ दौड़ी। बारिश बरस रही थी। निचली मंजिल पर एक नशिस्त मिली। मेरे साथ दो ऑस्ट्रेलियन लड़कियां थीं, खुद से बेपरवाह, बारिश में भीगी हुई, चेहरों पर बेफिक्री और हंसी। चड्ढा अंकल अगली नशिस्तों में चुपके चुपके झाँक रहे थे। अरब औरतें हिजाब ओढ़े बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देख रही थीं। थोड़ी देर में लोग चले गए। मालूम हुआ कि कुछ पैसे ज़्यादा देकर सबसे ऊपर की मंजिल VVIP है, वहाँ चले गए। जसपिंदर ने यह सुना था तो रट्टा मारा और चड्ढा अंकल के हाथ पे हाथ मारकर हंसने लगे। फिर वो दोनों बुलंद सरगोशियों में एक दूसरे को ये बताने लगे कि अरब औरतें इन बुरखों के नीचे कुछ नहीं पहनती, सिकनियाँ ऊँघ रही थीं और शलवार कमीज़ वाली खातून अहमकों की तरह चड्ढा अंकल और जसपिंदर की सरगोशियों पर मुस्कुराई जा रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। बरसाती उड़ के ऊपर अर्श पे निकल आई। बारिश बहुत ज़ोरों से बरस रही थी। हरे जजीरे समंदर की सतह पर फैले हुए थे और बादलों के बाइस धुंधले दिखाई दे रहे थे। गोरा रेलिंग पे झुका जाने से समंदर में क्या खोज रहा था। एक समुद्री परिंदा किसी जजीरे से उड़ता हुआ आया और इसके करीब रेलिंग पे जम गया। इस परिंदे की आंखों में खोज थी और बारिश की धुंध में मुझे यूँ लगा कि वो परिंदा मुस्कुराया और उसके गाल में भी ज़िखंदा पड़ता हो। शलवार कमीज़ वाली खातून भी बाहर आ गईं और मेरे करीब आकर खड़े हो बिला वजह मुस्कुराने लगीं। मैंने आंखों में ऐसी अजनबियत भर के इनको देखा कि होता तो इसका उम्र भर मुस्कुराने का ब्याह वहीं ना पड़ता, मगर ये खातून थी कि बराबर अहमकों की तरह मुस्कुराए जा रही थी। हुलिया से कोई नाज़माबाद या लाहौर के कृष्ण नगर की रहने वाली लग रही थी। घुटनों तक प्रिंटेड गुलाबी ख़मीस और पट्टी की तरह जमा के इस्त्री किया गया और दुपट्टा अंग्रेज़ी वी की तरह गले में डाले। सर पे मुन्नी बेगम के से उलझे बाल। मुझे हैरत हुई, इस तरह का हुलिया तो हमारे यहाँ अब किसी का नहीं होता। डिज़ाइनर लॉन के जोड़े ऐसे नज़र नवाज होते हैं कि आदमी देखता रह जाए और जी ना भरे। ये क्या है? रूह अफ़ज़ा की बोतल की धुन का सा फीका रंग और ओहो, पैरों में चमड़े की सॉफ्टी। परिंदे ने परवाज़ भरी और गोरे के कंधे को अपने पैरों से छूते हुए दाएं हाथ पे अचानक नमूदार हो जाने वाले जजीरे की तरफ उड़ गया। इस जजीरे पे नारियल का घना जंगल था और भी कई दरख्त थे, लेकिन सब के सब अजनबी। इन अजनबी दरख्तों पे सफ़ेद परों वाले परिंदे बैठे हमारी कश्ती को नागवारी से देख रहे थे। एक बड़ी सी लहर उठी और खातून गिरते गिरते बची। मैंने सर लहजे में उन्हें रेलिंग पकड़ने का मशवरा दिया। वो अब भी मासूमियत से मुझे देखकर मुस्कुराईं। नाचार मैंने अंग्रेज़ी में इनसे पूछा, आप कराची से हैं? नहीं, ढाका से। समंदर में एक इतनी बड़ी लहर उठी, मुझे लगा कि अभी कश्ती को उठा के पटक देगी या कश्ती दो टुकड़े हो जाएगी। मैंने घबरा के गोरे का बाजू ज़ोर से पकड़ लिया और आंखें मींच लीं।
कश्ती उछली और फिर जैसे हम से वापस आ गिरी। मैंने आंखें खोलकर देखा, खातून गायब थीं। सामने फीफी आइलैंड के दरख्त और साहिल पर बने छप्परनुमा साहिबान नज़र आ रहे थे। बारिश अब भी बरस रही थी और जजीरा एक आबी गुबार में तैरता हुआ सा मालूम हो रहा था। कश्ती के लंगर डाल दिए गए। यहाँ से सब की छोटी छोटी लकड़ी के चप्पुओं वाली कश्तियों में बिठाकर साहिल की तरफ रवाना कर दिया गया। इस बार मैंने एहतियात की और चड्डा अंकल के साथ इस कश्ती में जा बैठी जहाँ जसविंदर सिंह के ख़ानदान की औरतें पहले ही बैठ चुकी थीं। ओशा आंटी और मिसेस जसविंदर कश्ती के हिचकोलों पे हंसी से बेहाल और एहाते अपना टांगा ही लगता है कदी बारे ते कदी आहार। ज़रा दूर दूसरी कश्ती में अरब थे। चड्डा अंकल ने एक बार फिर बुलंद सरगोशी में अरब औरतों को जैतून के तेल में पले हुस्न की तारीफ़ करने की कोशिश की, लेकिन जसविंदर ने इनके पेट पर कोनी मारी और आंख से मेरी तरफ इशारा किया। वो खिसिया गए और नहायत भयानक सुरों में, मेरे साजन हैं इस पार में मंझधार ले चल पार ओ मांझी अला अपना शुरू किया। अरबों की कश्ती के पीछे कश्ती में गोरों के साथ ढाके वाली खातून और इनकी बेटी थी। मैंने जल्दी से मुंह फेर लिया। एक लहर और आई। हमारी नन्ही कश्तियाँ कागजी नावों की तरह डोलती हुई जजीरे के मुख्तलिफ साहिलों की तरफ बढ़ने लगीं। जजीरे पे उतरे तो बारिश का झाला फिर ज़ोर से बरसा। एकदम ऐसी हवा चली कि दांत बज उठे। बरगद के एक दरख्त के नीचे कुर्सियाँ मेज़ रखी थीं। हाथियों के मुजस्मे थे और एक छोटी सी पगोडा नुमा इबादत गाह का मॉडल सा था, जिस पे इस तूफ़ानी मौसम में भी अगरबत्तियाँ जल रही थीं और एक छतरी का साया किया गया था। खुदा चाहे अपने बंदों को भिगो दे, लेकिन ये बंदे इससे बड़ा प्यार करते हैं। क्या करें, मजबूर जो हैं। सुबह पहनी गई सफ़ेद ख़मीज़ इस मुसलसल बौछार भी चुकी थी। कश्ती के घुटने पानी में रुकी थी। जीन्स भी गीली थी। होटल का डाइनिंग हॉल भी चारों तरफ से खुला हुआ था, जहाँ बरसात की सिली हुई हवा भर घुसी चली आ रही थी। अरबों के पास बड़े बड़े बैग थे। वो तौलिए कंधों पे डाले साहे रफ्तादा किनारों पे निकल गए, जहाँ किसी की नज़र इन पर ना पड़े। चड्डा अंकल इनकी नज़रें इनका पीछा कर रही थी, लेकिन मेरे डर से खामोश रहे। वो इस वक्त एक बड़े मियाँ झूमते झूमते समंदर से निकले और पानी टपकाते इसी तरफ आए। इतना बड़ा और बेज़ी पेट जैसे इमली आलू बुखारे के शरबत का मटका, जैसे गर्मी की दोपहर में लाल साफ़ी में लपेट दिया जाए। चड्डा अंकल ने बड़े सुरूर के आलम में जसविंदर के कंधे पर हाथ मारा। पापा जी तुसी ते कहंदी सी अंग्रेज़ी दे डुड हुंदे। दोनों खी करके हंसने लगे और इसी हंसी में खुमार घुला हुआ था। अरबों के जाते ही मर्दों ने पीना शुरू कर दिया था। मैंने चोर नज़रों से देखा, ढाके वाली खातून उनकी बेटी शौर बरगद के नीचे टपकती हुई शाखों के तले बैठे नारियल पानी पी रहे थे और उदास नज़रों से समंदर को देख रहे थे, जहाँ एक तूफ़ान उठने को था। जहाज़ हमें छोड़ के कराबी चला गया था और अब हम थे और ये वीरान जजीरा, जहाँ बस एक दो होटल ही नज़र आ रहे थे। ओशा आंटी अपनी बहू की बातें बताने लगीं और फिर जिक्र साड़ियों का निकल आया। कांची वर्म की साड़ियाँ और जाली की पोत पे बनारसी बॉर्डर और पट्टू आर के काम और रॉ सिल्क के ब्लाउज़ और गर्ज के वहाँ तो दफ्तर खुल गए। चड्डा अंकल इसी सुरूर में नारा लगाए थे, पापा जी तुसी कहंदे सी सखा दे दाल लेंगों दे। सुनने वाले भी अपने केस झटकते हंसते किसी भी आने वाली आफत से बेपरवाह फिर से समंदर में पैरने चले जाते। ढाका वाले ने तो जैसे नारियल पानी पीने का ठेका ले रखा था। वहीं अलग थलग बैठे जाने की क्या बातें की जा रहे थे। जसविंदर के डैडी लाहौर के थे और चड्डा अंकल के कड़म अमृतसर के, जिनकी मेहरबानी से वो एक बार फिर लाहौर आए थे। इनको इस बात का बहुत दुख था कि वहाँ इनकी विस्की निकाल ली गई और फिर इनके कर्म बेचारे ने कोने पे किसी होटल से ला के दी। मैं इन बातों पर मुस्कुराती रही। अरब अब तक वापस नहीं आए थे। जसविंदर की बेगम साड़ियों के जिक्र पर अपनी दादी सास याद आ गईं, जो लाहौर के महल्ला शाह आलमी में रहती थीं। जहाँ चाल आलमी को आग लगाई गई तो और नालियों में पिघला हुआ सोना पानी की तरह बहने लगा, तो वो अपने चारों लड़कों को लेकर वहाँ से ऐसा भागीं के सच्चे गोटे के माही जाल से भरे अपने घघरे और 3 गड़े 2 पट्टे भी वहीं छोड़ आईं।
छुरी लेकर पीछे थे। वो भरे गले से बोलीं तो उष्णा आंटी ने हमदर्दी से इनके हाथ पे हाथ रख दिया और दिल में तो मेरा भी भर आया। हमारी दादी का कुंदन का ऐसा गंगा जमनी जेवर था कि ये गंवार औरतें तो खूब ख्वाब में भी ना सोच सकें। सरासर झुमके गुलूबंद और रानीहार जनाब आली पहुँचियाँ और चूहे दतियाँ और लच्छे पाजे और बिछुए के देखे से आंखें ना भरें। सब वहीं रह गया था तहखाने की दीवार वाली तिजोरी में, और हमारी तो दादी भी वहीं मर गईं। ये कमबख्त दंदाती फिर रही हैं। हल्क में आंसू का गोला सा अटकने लगा और दादा परदादा की खबरें भी वहीं रह गईं। गर्दन मोड़े के देखा तो ढाके वाले परेशान इस तरफ चले आ रहे थे। बारिश बहुत ज़ोर से बरस रही थी। अरब भी वापस आ गए थे। बैरों के रंग उड़े हुए थे और वो खौफज़दा नज़रों से समंदर की तरफ देख रहे थे। लेकिन खाना लगा दिया गया। बूफे में मुर्गी दमाही सब का एहतमाम था। गोरे और मेरे साथ के बाकी देसी बेधड़क हर चीज़ खाते फिर रहे थे। ढाके वाले झिझक का एक खाने का नाम पढ़ रहे थे। अरब अभी इसी शोपंज में बैठे थे कि क्या हलाल है क्या हराम है। ना हमें इनकी ज़ुबान आती थी ना हमें उनकी। हम में कुछ मुशरिक ना था, लेकिन सारा मजमा दो ग्रोह में बढ़ गया। सब्जियों वाला और मछली की मेज़ पे सब मुसलमान, पोर्क की मेज़ पे बाकी लोग। ओशा आंटी के हाथ के इशारे से बुलाया और बरसाती वाला अरब सामने ही खड़ा था। नौकायमशुदा भाईचारे के जज्बे से मगलूब होकर मैंने इनसे पूछा, क्या मुर्गी के ये बाजू हलाल हैं? इसने अपने गहरे अरबी लहन में जवाब दिया, कलमा पढ़ के खा लो, हलाल है। ओशा आंटी और ज़ोर ज़ोर से हाथ हिला रही थी। चड्ढा अंकल और जसविंदर की बात पे हंसे से बेहाल था, लेकिन जी बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि इन सूअर खाने और शराब पीने वाले गिरोह को कातिलान के पास जाके बैठूं। इन बदबख्तों ने हमें बड़ा सताया था। मैं अंधी सी बन के ढाके वालों के साथ बैठ गई। अभी खाना ख़त्म भी ना हुआ था कि नहायत पुरशोर हवाएं चलने लगीं। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। सब लोग फिक्रमंद हो गए। गोरे ने आके खबर दी, जहाज़ खराबी से नहीं आ रहा क्योंकि समंदर में तूफ़ान है। तूफ़ान मामूली दर्जे का है और जल्द गुजर जाएगा, लेकिन जहाज़ अब नहीं आएगा। हमें कल सुबह इस वीरान जजीरे पर रहना पड़ेगा। कल सुबह ढाके वाले ने तो सन्नाटे में रह गए। चड्ढा अंकल जैसे खसा के मजीद मजाक करने लगे और जसविंदर अपनी खुली लटों में बल डालने लगा। ओशा आंटी के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ गईं। दोनों मियाँ बीवी बुढ़ापे के 22 मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे और रात को खाने वाली दवाइयाँ यहाँ इनके पास ना थी। मैं पानी पीने को उठी तो अरबों के कुछ बात करते हुए पाया। इनके चेहरों पे इत्मीनान था और फ़ोन पे फ़ोन मिला रहे थे। लंबे कद वाला नौजवान मुझे देखकर मुस्कुराया, जैसे तसल्ली दे रहा हो। चड्ढा अंकल बैठे इस बात पे हंस रहे थे कि दाल बड़ी बदमज़ा थी क्योंकि इसको तड़का नहीं लगा था। मेज़ साफ़ करने वाले मुखन्नस को देखकर कहे जा रहे थे, तड़का लगाओ दे, कैसे ते अपना तड़का ही नहीं लगा सकिया। ओशा आंटी मुझे देखकर मुस्कुराई, अभी आ जाएगा जहाज़, परेशान ना होना, बेचारी अकेली है लड़की। अरे ये मुझ पर तरस खा रही है। तरारा आया लेकिन जब्त आया किया और सर्द मोहरी से मुस्कुरा के वापस ढाके वालों के पास जा बैठी। हवा जैसी तेज़ी से आई थी इतनी ही तेज़ी से गायब हो गई। लेकिन अब जहाज़ खराबी से नहीं आ रहा था और हम सबको यहीं रहना था। चड्ढा अंकल ने ऐलान किया, वो तो मेज़ पे सो जाएंगे। और उषा का क्या है, वो किसी दरख्त पे सो जाएगी। और जसविंदर के ये बाल किस दिन काम आएंगे। दोनों मियाँ बीवी इन लटों को ओढ़ के मज़े से सोएंगे। इस वक्त बहरों ने अरबों से कुछ खुसर पुसर की और इनके बड़े बड़े से बैग बड़ी खामोशी से उठाए जाने लगे। जसविंदर का पूरा ख़ानदान और बाकी सैयाह एक बेवतनी के जज्बे से मगलूब होकर एक दूसरे के करीब होकर बैठ गए। और दूर से देखने वाले वो लाइट हाउस पे पनाह लेने वाला हिजरती परिंदों का ऐसा गोल लग रहा था जिसमें हर नस्ल के परिंदे हों, लेकिन सब के सब मुनक़्क़ार ज़ेर पर आपस में तौलिए बांटे जा रहे थे। जिनके पास एक से ज़ायद ख़मीस थी वो दूसरों को पेश कर रहे थे। सर दर्द की दवा, बुखार की गोली, जिसके पास जो था इंसानियत के नाते बड़े दर्जे पे एक दूसरे को बांटने को तैयार था। सिवाय ओशा आंटी के मेरी ख़मीस गीली चूड़ा हो चुकी थी और अब शाम की बढ़ती हुई खून की नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। मैंने देखा आंटी ओशा के पास 2 ख़मीसें थीं, लेकिन इन्होंने नहायत चालाकी से थैला कमर के पीछे खिसकाया। मैं गोरा के दिया हुआ तौलिया लपेटने बैठी जब इसी अरब नौजवान ने आके मेरे कान में कुछ कहा। ज़ुबान तो अंग्रेज़ी थी लेकिन लहजे के फ़र्क में कुछ समझ ना आई। दोबारा कहा तो मुझे समझ आया, बरगद
कि इस पेड़ के परे जहाँ कश्तियाँ बंधी हैं वहाँ बुला रहा था, मगर क्यों? ओशा आंटी गोरे से पेंडोल लेकर खा रही थी और लंबी तोंद वाला जर्मन लाल खमीस पहने उदास आंखों से हरे जजीरे को तेज़ी से उतरती धुन में गायब होते देख रहा था। जिसके हाथे मजबूर होकर उठी ओशा आंटी ने मुस्कुरा के पूछा, किधर जा रही हो? मैंने बरगद की तरफ इशारा किया और उन्हें बताया वो अरब मुझे कुछ कहने के लिए बुला रहा है। ओशा आंटी ने नाक चढ़ाई, अकेली लड़की पर पराया देश ना जाना, मगर मैंने बरसाती की खातिर लिए गए पैसों की ये मखरूस थी। और ये ओशा आंटी जो इतनी मेरी सगी बन रही थी, मुझे सर्दी से कांपता देखने के बावजूद मेरे जो दूसरी खमीस छुपाए बैठी थी। मैं खामोशी से चल पड़ी। ओशा आंटी को जाने क्या सूझा, वो भी चल पड़ी। चड्ढा अंकल भी साथ हो लिए। जसविंदर और उनकी बेगम भी टहलने को चल पड़े। मैं साहिल के इस हिस्से पर पहुंची तो क्या देखती हूँ, शाम के बढ़ते हुए सायों में 2 कश्तियों में सारा सामान रखा जा रहा था। अरब फटाफट अपनी औरतों को लेकर सवार कर रहे थे। एक कश्ती में ढाके वाले पहले ही बैठे थे। अरब नौजवान जैसे ही मेरा मुंतज़िर था जल्दी से बोला, आप आ गई मिस, हमने मेनलैंड में एक जहाज़ मांग लिया है। ये रूटीन का जहाज़ था। वक्त निकल गया, अब कप्तान ऑफ कर गया, वो इनके हाथ नहीं आएगा। हम अपने लिए जहाज़ मंगा लिया है, आप भी हमारे साथ चलें। इसे बरगद की छाँव में खड़े चड्ढा अंकल वगैरह नज़र नहीं आए और बाकी लोग। मैंने ज़रा खिसियाई के पीछे से देखा। बाकी लोग जाने और इनका काम, आप जल्दी करें, अंधेरा होने से पहले जहाज़ तक पहुंचना है। इसने उजलत में मेरा बाजू थामा और करीबन घसीट के मुझे कश्ती में बिठाया। खुद बैठ गया। सवारियाँ पूरी हो चुकी थी। मल्ला ने रीत में धसा, लंगर खींचा और कश्ती शाह आलमी में चलने वाले तांगों की तरह ज़रा डोली पर और फिर खुले समंदर की तरफ रवां हो गए। बरगद के नीचे नन्हे से पूजा घर में कोई दिए रोशन कर गया था, जिनकी मध्यम रोशनी में ओशा आंटी और चड्ढा अंकल हैरत से खुली आंखें साफ नजर आई थी। ओशा आंटी का जो हाथ कमर के पीछे था, इसमें सफ़ेद कमीज सुलह की झंडी की तरह शाम के मलचे अंधेरे में जगमगा रही थी। जसविंदर की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू जैसे ओलों की तरह जम गए थे। मुझे लगा चड्ढा अंकल कह रहे हैं, पापा जी तेरे तुसी कहंदे सी। ओ इसके आगे समंदर का खुरूज था और कश्तियाँ तेज़ी से किनारे से दूर हो रही थीं।